3 का दूसरा पार्ट है, निर्णय ले लेने के बाद भी नीति निर्माण का अंत नहीं होता है। निर्णय के क्रियान्वयन का लोकनीति पर उतना ही बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जितना कि स्वयं निर्णय का। चर्चा कीजिए। पॉलिसी मेकिंग डज नॉट एंड वंस अ डिसीजन इज मेड। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन कैन हैव जस्ट एज ग्रेट एन इम्पैक्ट ऑन पब्लिक पॉलिसी एज द डिसीजन इटसेल्फ। डिस्कस। तीन का दूसरा पार्ट लोकनीति से जुड़ा हुआ है और प्रश्न की जो डिमांड है कि हमें नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन इन दोनों की पूरकता की चर्चा करनी है। पीछे भी एक प्रश्न हमने ऐसा किया था, शब्द उसके दूसरे थे, ये शब्द मैंने बदल दिए। यहां दोनों की पूरकता की चर्चा करनी हमें। देखिए प्रश्न है कि केवल निर्णय लेने के बाद ही नीति निर्माण का अंत नहीं होता है, मतलब नीति बना लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि निर्णय के क्रियान्वयन का लोक नीति पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना निर्णय लेने का। तो केवल अच्छी अच्छी नीतियां बना लेना ही काफी नहीं है, कई सारे विकल्पों में बेहतर विकल्प चुनना, नीति एजेंडा, नीति प्राथमिकता क्रम, नीति समस्या, इन सबको ध्यान में रखते हुए अच्छी नीति बना लेना ही काफी नहीं होता। आप पॉलिसी दिखाएंगे आप प्रोसेस दिखाएंगे नीति निर्माण की, कि पूरी नीति निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हम एक अच्छे निर्णय पे पहुंचते हैं, नीति बनाते हैं, और फिर आप उसके क्रियान्वयन की चर्चा करेंगे, उसकी प्रक्रिया दिखाएंगे कि एक अच्छी नीति बना लेने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होता जब तक कि हम उतना बेहतर ढंग से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं करते। आप एग्जाम्पल कोट करें, चाहे स्वच्छ भारत हो, उज्ज्वला योजना, मनरेगा, कोई भी एक दो योजनाओं के आप उदाहरण दिखाएं कि अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन अगर क्रियान्वयन अच्छा हो रहा है तो योजनाएं सफल हैं, और अगर क्रियान्वयन अच्छा नहीं हो रहा तो योजनाएं सफल नहीं है। तो हमें दोनों पे ध्यान देना होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट लिखें। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है भारतीय शासन व्यवस्था अर्ध संघीय है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। इंडियन पॉलिटी इज क्वासी फेडरल, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था। तो आप दिखाइए कि भारतीय शासन में संघात्मक शासन के कौन से लक्षण मौजूद हैं, एकात्मक शासन के कौन से लक्षण मौजूद हैं, और चूंकि दोनों एक साथ हैं इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था या क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी की संज्ञा दी गई। दो सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका है, लेकिन राज्यपाल है, ऑल इंडिया सर्विस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो आपको दोनों चीजें दिखानी है कि हम संघात्मक भी हैं, हम विशेष परिस्थिति में एकात्मक भी हैं, आर्टिकल 356 भी है, केंद्रीय चुनाव आयोग भी है, सीएजी है, हमने बहुत सारी शक्तियों का बंटवारा नहीं किया है, केंद्र राज्य के बीच में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। आप 150 से 200 वर्ड में जितना लिख सकते हैं देखिए। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। वैल्यूएट द रोल ऑफ नीति आयोग। फिर एकदम सीधा प्रश्न है, नीति आयोग क्या है? 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना, क्या उसको काम सौंपे गए हैं? पिछले 7 साल में नीति आयोग की क्या उपलब्धियां रही हैं? कैसे इसने सहकारी संघवाद को बढ़ाया है, कैसे प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाया है, थोड़ा उसकी चर्चा कीजिए। विजन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जारी किए हैं थोड़ा वो दिखाइए, कुछ 2-4 उसकी कमियां, आलोचनाएं लिखिए, कंक्लूड कर दीजिए। अगला है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण तथा निजीकरण होने के बावजूद भारत के लिए
लोक उपक्रम की अपनी प्रासंगिकता है, विश्लेषण कीजिए। डिस्पाइट लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, द पब्लिक सेक्टर हैज इट्स ओन रेलिवेंस फॉर इंडिया, एनालाइज। तो 1991 में एलपीजी की पॉलिसीज आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई। हमने लोक उपक्रमों के विनिवेश पर, निजीकरण पर बल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी उपयोगिता, प्रासंगिकता खत्म हो गई। आज भी इनकी उपयोगिता है। बिफोर एलपीजी 250 के अराउंड पब्लिक सेक्टर थे, आज 300 प्लस पब्लिक सेक्टर हो गए हैं। मतलब उपयोगिता नहीं है तो कैसे इतने बढ़ रहे हैं घटने की जगह? कैसे उपयोगिता है तो वो आपको दिखाना है। बाजार की बहुत सारी कमियां हैं, सरकार के बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो निजी वाले पूरे नहीं कर पाते। रिजर्वेशन है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे ऐसे सरकार के उद्देश्य हैं जो पूरा करने के लिए लोक उपक्रम ही हमें चाहिए है। निजी वाले नहीं करते हैं वो सब। अगला है, भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय तथा राज्य भी की विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया। एक लाइन दो लाइन में दिखा दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है, कानून व्यवस्था का अर्थ क्या है, और हमारे संविधान की स्थिति दिखा दीजिए कि यद्यपि हमने पब्लिक ऑर्डर को राज्य सूची का विषय बनाया है, लेकिन उससे मिलते जुलते विषय संघ सूची और संवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। थोड़ा सा केंद्रीय अभिकरण की भूमिका दिखा दीजिए। गृह मंत्रालय के अधीन आईपीएस हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, ये जांच एजेंसियां हैं, थोड़ा सा वो दिखा दीजिए। राज्य अभिकरणों में राज्य पुलिस की भूमिका दिखा दीजिए। और अगला प्रश्न है, राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका के मध्य संबंधों पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। राइट क्रिटिकल नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। कार्यपालिका के दो अंग हैं, मंत्री और सचिव, या राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका दोनों के विवाद और संबंधों की संक्षेप में चर्चा करनी है, तो सुझाव दे देने हैं संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। नीति निर्माण के काम के लिए मंत्री सचिव के ऊपर निर्भर है, लेकिन सचिव जब क्रियान्वयन करेगा तो मंत्री के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है। मंत्री मूल्यों को जोड़ देता है, सचिव तथ्यों को जोड़ देता है। कुछ आप जो उनके बीच के विवाद हैं, संबंध, वो दिखाइए। एक दो एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तो सुझाव डाल सकते हैं दो चार। लिखित काम हो, एटीट्यूडल चेंज हो, संक्षेप में कॉमा कॉमा करके। मंत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, आचार संहिता का निर्माण, तो इस तरह के प्रश्नों में आपको कॉमा कॉमा करके बस अपनी बातें लिख देनी। शॉर्ट लेंथ प्रश्न है। कई बार ऐसा होगा कि लिखने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वर्ड लिमिट 150 200 है, तो फिर आपको उतने ही शब्दों में समेटना है अपनी बात को, और यही आर्ट है, यही कला है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के पश्चात भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन के बावजूद हमारी प्रशासनिक प्रणाली में प्रशासन पर औपनिवेशिक प्रभाव के बुनियादी अभिलक्षणों का अस्तित्व चला आ रहा है। टिप्पणी कीजिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, डिस्पाइट द चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल milieu, the basic features of colonial impact on administration continues to exist in our administrative system. Comment. तो प्रश्न कह रहा है कि 1947 में भारत आजाद हो गया, वेलफेयर स्टेट को अपनाया हमने, संप्रभु हो गए हम, उसके बाद भी शासन और प्रशासन वही चला आ रहा है
जो अंग्रेजों के शासन काल में मौजूद था। दिखाइए आप, आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 की आजादी और क्या है हमारा स्वरूप। संविधान की प्रस्तावना, एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में हमारा अस्तित्व। फर्स्ट पैरा ये लिखिए। लेकिन फिर सेकंड पैरा में आ जाइए कि लेकिन हमारे शासन प्रशासन व्यवस्था में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने शुरू की थी और स्वतंत्रता के बाद भी हमने उनको जारी रखा है। तो फर्स्ट पैरा में तो आप ये दिखा दीजिए हमारी आज़ादी और हमारा संविधान तथा स्वरूप, और फिर अगले 3 पैरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैरा जो मेन बॉडी है उसमें दिखाइए आप ब्रिटिश शासन व्यवस्था का भारतीय शासन व्यवस्था को योगदान या देन, कंट्रीब्यूशन दिखाइए आप कि औपनिवेशिक प्रभाव के कौन से बुनियादी अभिलक्षण अभी भी चले आ रहे हैं। तो पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी, संघात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था, ऑल इंडिया सर्विस, वित्तीय प्रशासन, सीएजी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सचिवालय व्यवस्था, सीआरपी, सीआईपीसी, जितने कंट्रीब्यूशन है अंग्रेजों के दिखाइए। और फिर लास्ट में आपको ये दिखाना है कि हमने क्यों ऐसा किया। तो फिफ्थ पैरा में औचित्य साबित कीजिए कि आज़ादी के बाद भी हमने ब्रिटिश सिस्टम को ही क्यों जारी रखा। अनुभव था हमारे पास, ट्रायल एंड एरर करना समझदारी नहीं थी जो उस समय की परिस्थितियां थीं। तो आप औचित्य दिखाइए, साथ में ये भी दिखाइए कि हमने कॉपी नहीं किया, नकल नहीं किया, अपनी ज़रूरत परिस्थिति के अनुसार उसमें पर्याप्त चेंज किए, बहुत सारी नई चीज़ें भी लेके आए। और इस 70 साल में भी हमने बहुत चेंज किया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। सबसे बड़ा तो बिहेवियरल चेंज, सोच को बदलने का काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने का काम। तो आप फिर वो दिखाइए, कंक्लूड कर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है जिसकी प्रभाविता का अधिकतर संबंध उसके अपने व्यक्तित्व विशेषकों और केंद्रीय नेतृत्व के साथ समीकरण से होता है। संगत उदाहरण पेश करते हुए इस बात को सुस्पष्ट कीजिए। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट whose effectiveness is largely related to his personality traits and equation with central leadership. Explain and illustrate with relevant examples. सबसे पहले आपको रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर दिखाना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र से शुरू करें और फिर उसमें वास्तविक कार्यपालक मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री के क्या क्या काम भूमिकाएं हैं वो दिखाएं। लगभग 300 शब्द में आपको ये काम करना है। संसदीय शासन व्यवस्था में एक रियलिस्टिक हेड या वास्तविक कार्यपालक मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री की शक्तियां, उसके कार्य, उसकी भूमिका की चर्चा करनी। और फिर सेकेंड पार्ट अगले 300 शब्द में आपको ये दिखाना है कि मुख्यमंत्री की ताकत या उसकी शक्ति के कई निर्धारक तत्व होते हैं। संविधान में तो जो बातें लिखी हैं वो ठीक हैं, लेकिन कई बार सिद्धांत और व्यवहार एक जैसे नहीं होते, या सिद्धांत का भी व्यवहार में कैसे यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग तय होता है कि किसी व्यक्ति या पद या संस्था की शक्तियां कितनी हैं या नहीं है। तो मुख्यमंत्री की शक्ति के बहुत सारे निर्धारक तत्व होते हैं। 2 उसमें लिखे हुए हैं कि उस पद पर बैठे व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, और दूसरा केंद्र सरकार के साथ रिलेशन कैसा है। आप दिखाइए कि भाई ममता बनर्जी केंद्र के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े के मोड में रहती हैं, तो केंद्र द्वारा समय पे अनुदान सहायता मिलने में दिक्कतें हैं, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की समस्याएं, या
कहाँ से ताकत हो पाएगी सीएम की। वहीं नवीन पटनायक भी देखिए, वो भी विरोधी पार्टी हैं, लेकिन उस तरह से टकराव की राजनीति तो नहीं करते हैं वो। तो उनकी स्थिति देखिए। तो आपको एग्जाम्पल के साथ कोट करना है। पद पे बैठे व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी दिखाइए कि योगी भी सीएम है, लेकिन और 27 राज्यों के सीएम है। पूरे देश में एक ही मॉडल की चर्चा हो रही है, योगी मॉडल की, बाकी तो किसी दूसरे मॉडल की चर्चा नहीं हो रही। क्यों ऐसा? अब पर्सनालिटी कैसी है व्यक्ति की, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उससे तय होता है कि सीएम कितना ताकतवर होगा नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ कोट करना है। मेन इन दो चीजों की चर्चा करनी है, पर्सनैलिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिलेशन। लेकिन और बहुत सारे जो निर्धारक तत्व हैं सीएम की शक्ति के, थोड़ा वो भी दिखा देना है। राज्यपाल के साथ रिलेशन कैसे हैं, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को हेड कर रहा है या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट को हेड कर रहा है, करप्शन को लेके क्या स्थिति है राज्य में, लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या स्थिति है, एफडीआई को लेके क्या स्थिति है। आजकल बहुत सारे रैंकिंग हो रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, उनमें स्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्थिति क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण में स्थिति। बहुत सारी बातें जो तय करती हैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री कितना ताकतवर होगा नहीं होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ 300 शब्द में हमें वो दिखाना है। मेन फोकस दो बातों पे करना है जो कि प्रश्न में लिखी हैं, पर्सनैलिटी और सेंट्रल स्टेट के साथ रिलेशन। और लास्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के 73वें संशोधन ने पीआरआई को एक स्थायी संरचनात्मक ढांचा प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नीरव सामाजिक क्रांति आई है। टिप्पणी कीजिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज प्रोवाइडेड परमानेंट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू पीआरआई रिजल्टिंग इनटू साइलेंट सोशल रिवॉल्यूशन। कमेंट। पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कई बार प्रश्न में ऐसे एब्रीविएशन लिख दिए जाते हैं, ऐसे शब्द, कि अगर उन शब्दों को नहीं पकड़ पाते आप तो सब कुछ जानने के बाद भी आंसर नहीं लिख पाते। पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि हमें 73वां संविधान संशोधन लिखना है, उसके प्रोविजंस क्या थे वो दिखाना है। सरकारें स्थापना के लिए बाध्य हो गई, 5 साल का कार्यकाल है, नियमित चुनाव है, तो कैसे स्थायित्व प्रदान किया हमने पंचायती राज को, पूरे 73वें संशोधन की विशेषताएं लिखिया। और फिर उसके बाद एक नीरव सामाजिक क्रांति कैसे आई है, तो समीक्षा कीजिए। मेनली पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा लिखिए, लेकिन दिखाइए कुछ कमियां भी हैं, इसलिए अभी और सुधार करने की ज़रूरत है। तो कमियां और सुझाव लास्ट में लिखते हुए कंक्लूड कर दीजिए। मेन फोकस होगा विशेषताओं और उसके सकारात्मक पक्षों के ऊपर। स्थायी ढांचा कैसे प्रदान किया है पंचायतों को, फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट है कि एक साइलेंट सोशल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, स्पेशली महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट में कैसे काम किया है इन्होंने, एससी एसटी के कल्याण के लिए कैसे काम किया है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। तो वो दिखाना है हमें, इनकी उपलब्धियां। केस स्टडी कोट करें आप। मेंशन नहीं है बिहार, लेकिन आप बिहार के एग्जाम्पल डाल दें कि कैसे पंचायतें महिलाएं 50% या उससे ज़्यादा चुनी जा रही हैं, कैसे सामाजिक माहौल बदल रहा है। बहुत सारी प्राचीन बुराइयां थी, जाति प्रथा वगैरह, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह, महिलाओं का शोषण उत्पीड़न, उनको दूर करने में हमें मदद मिल रही है, वो सब दिखाइए। कुछ कमियां दिखाते हुए, सुझाव लिखते हुए कंक्लूड कीजिए। और लास्ट है, प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण बताइए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाइए। अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, सजेस्ट रेमेडीज टू कर्व एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। तो भ्रष्टाचार का अर्थ भारत में उसकी स्थिति,
और उसके कारण। फर्स्ट पार्ट ये लिखना है, भ्रष्टाचार होता क्या है, अभी स्थिति क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट कोट कर सकते हैं और एग्जाम्पल डाल सकते हैं, और तब उसके बाद क्या कारण हैं भ्रष्टाचार के। कारणों को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस क्या है, पॉलिटिकल रीजन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक रीजन क्या है। इस तरह से आप अलग अलग पार्ट में कारण डिस्कस कर दें। और फिर सेकेंड पार्ट में सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं और क्या किया जाना चाहिए, ये दो चीजें दिखाएं। तो प्रयासों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आरटीआई, ई गवर्नेंस वगैरह, इन सब चीज़ों की चर्चा करें। ट्रांसपेरेंसी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, कोड ऑफ कंडक्ट, सीबीआई जैसी संस्थाएं, तो ये सब दिखाइए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और क्या किया जाना चाहिए। तो सुझाव लिखिए, उपाय लिखिए। तो इस तरह से आप टेस्ट पेपर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट लास्ट हल कर दें। तो देखिए अब तक इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि अब आपके लिए ये बच्चों का खेल होना चाहिए। अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन आया है, थोड़ा सा डेट चेंज हो गई है, आपको ऑप्शनल तैयारी के लिए पूरे 1 हफ्ते का समय मिल गया है। मतलब एक बहुत बड़ा आपके लिए ये फ़ायदा हो गया है। कुछ थोड़ा सा बीपीएससी के शेड्यूल में चेंज कर दिया। बीपीएससी ने 30 तारीख को जीएस होगा, 31 तारीख को हिंदी होगा और 7 तारीख को ऑप्शनल। मतलब आपको पूरा 1 हफ्ते का टाइम मिल गया है अपना रिवीजन करने के लिए। खूब आराम से आप उस बीच में अपना अब रिवीजन कर सकते हैं, बढ़िया से अपना ऑप्शन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।